हेलो ऑल, वेलकम टू द PYQ कोड। हमने क्या किया है ना कि जो हमारा PYQ एनालिसिस था BPSC 72nd BPSC के लिए, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। मैक्सिमम ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए साइंस का बचा हुआ है, वो आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि एग्जाम 4 महीने के बाद है, नो व्हाट वी आर डूइंग कि हम लोग थीमेटिक स्टडी करने वाले हैं। थीमेटिक स्टडी यानी कि जो टॉपिक्स से क्वेश्चन एकदम गारंटेड होते हैं बीपीएससी में कि भाई वो क्वेश्चन आना ही आना है, हम उन टॉपिक्स को इन सीक्वेंस कवर करेंगे। और वो टॉपिक्स हर सब्जेक्ट से इंटरमिक्स होंगे कि पॉलिटी का आ जाएगा, फिर हिस्ट्री का आ जाएगा, फिर ज्योग्राफी का, मैथ्स का, साइंस का, ऐसे करके मिक्स करके आएगा। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ना, उस टॉपिक का नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बीपीएससी हर एक साल 2 या 3 सवाल इस टॉपिक से पूछता है। और अच्छी बात ये है कि ये 2 या 3 सवाल जो होते हैं वो डुएबल होते हैं, यानी कि अगर आपने एक बेसिक रीडिंग भी करी है इस टॉपिक की, तब आप उसको इजीली कवर कर पाओगे। एंड इवन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ना, उनका फोकस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पर ज्यादा होता है। ठीक है। अब ये जो आप कंटेंट देख रहे हो, ये कंटेंट घटना चक्र से प्रिपेयर्ड है। ठीक है। मैंने उसको सिंप्लीफाई करके इसको एक स्ट्रक्चर दे दिया है ताकि रिवीजन फास्ट हो जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो क्या ये ऐसे ही अब्रप्टली तो नहीं आया हुआ कॉन्सेप्ट, कुछ रीजन होगा आने का। तो हुआ ये था कि आजादी के पहले ना, जो हमारे गांधी जी थे, उनका एक विजन ये था कि जितने भी गांव है ना, उनको एक सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक बनाना है, यानी कि अपने आप में ही प्रोडक्शन करें, अपने आप में ही कंजम्पशन करें, हमको ऐसा बनाना है। तो ये गांधी जी ने क्या दिया, एक आइडिया दिया। इसलिए अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि क्या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गांधीयन आइडियोलॉजी या गांधीयन फिलोसफी पे बेस्ड है, तो आंसर है क्या, यस। तो आपका एक फैक्ट यहाँ से हो गया। नाउ जब भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद क्योंकि इंडिया यूएसएसआर से काफी इन्फ्लुएंस्ड था, जेएल नेहरू भी काफी इन्फ्लुएंस्ड थे यूएसएसआर से, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया ने अडॉप्ट किया सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कि एक सेंट्रल लेवल पे, एक टॉप लेवल पे प्लानिंग होगी, और उस प्लानिंग नीचे जो है बॉटम लेवल तक उसको एक्सपेंड किया जाएगा। पर रिजल्ट ये हुआ कि ये फेल हो गया। फेल हो गया। अब क्योंकि ये फेल हो गया, तो अब लगा हमारे लीडर्स को कि भाई ये फेल हो गया है, तो हमें क्या चाहिए, अब लोकल पार्टिसिपेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो भी स्कीम्स हम ऊपर बना रहे हैं, तो उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे वो तभी हो पाएगा जब हम उन लोगों को इम्प्लीमेंट करने का पावर देंगे जो एक्चुअल में उस लोकल एरिया को जानते हैं। ठीक है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट एक अप्रोच के साथ आई, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आई। किससे आई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से। कब आई, 1952 में गवर्नमेंट एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से आई। ठीक है। अब ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में आई ना, इसका फोकस क्या था कि गांव को डेवलप करना है और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करना है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के आइडिया का स्टार्ट हो चुका है, पर इन इन टोटल नहीं आया है। इसके बाद क्या हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट इनिशिएटिव के बाद जो सेकेंड इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आई, वो 1953 में लेके आई। उसका नाम रखा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, कि उसी को जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसी को एक्सटेंड किया गया, थोड़ा और ब्रॉड बनाया गया। तो ये 1953 में आई। ये आपको दोनों फैक्ट याद रखने हैं, आपसे पूछ सकता है। 1952 में सीडीपी, 1953 में एनईएस। ठीक है। पर पंगा क्या हुआ, ये जो सीडीपी और ये जो एनईएस आया, इसका प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि ये सही से फंक्शन नहीं कर पाया और ये फेल कर गया। अब फेल करने के बहुत सारे कारण जो कि आपको मेंस में लिखना होता है, पर आप सुन लीजिए कि फंड्स नहीं मिले, ब्यूरोक्रेसी की लॉबी ने उन चीजों को कंट्रोल कर लिया, गांव के लोगों को मौका ही नहीं मिला, लोकल लोगों को मौका ही नहीं मिला पार्टिसिपेट करने का। अब क्योंकि सीडीपी 1952 में जो आया और एनईएस जो कि 1953 में आया, वो फेल कर गया, तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यार अब तो जो है, तो कुछ नया लेके आना पड़ेगा। तो एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की नीड को सामने आई। अब जब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की नीड सामने आई ना, तो जो इंडिया का जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, जिसका फोकस था इंडिया को डेवलप करने के लिए, तो इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने क्या किया कि 1957 में बलवंत राय के अंदर एक कमिटी को एस्टेब्लिश किया। 1957 में क्या किया, बलवंत राय के अंदर
एक कमिटी स्टेब्लिश करी कि आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे आप थोड़ा सर्वे करो, थोड़ा हमें आइडिया दो, ठीक है। अब इसी बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1957 में आई थी, उसी का उसी के ऊपर आगे आगे और भी नई कमेटी आती गई, वो देखेंगे हम अभी। लेकिन उनको देखने से पहले तो बलवंत राय मेहता कमेटी आई ना, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि पंचायती राज लेवल पे, यानी कि जो रूरल एरिया में जो भी स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो 3 टायर स्ट्रक्चर हो, यानी कि 3 लेवल पे हो। गांव पे हो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पे हो पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट पे हो जिला परिषद। अब इसको याद रखेंगे कंपल्सरीली, बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है कि अलग अलग लेवल पे इसका नाम क्या है। तो ग्राम पंचायत किस लेवल पे है? विलेज लेवल पे। जिला परिषद किस लेवल पे है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो अगर आप हिंदी भी याद रख पाओ तो बन जाएगा। बस आपको कंफ्यूजन थोड़ा यहाँ हो सकता है, ब्लॉक वाला तो ये याद कर लेना आप कि पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पे कहते हैं ना। अब ये जो अलग अलग लेवल बनाया गया, अब ऐसे ही तो कोई लेवल नहीं बनाएगा ना, तो इसके कुछ लॉजिक थे जिसके कारण ये लेवल बने। कि जो पंचायत है ना, जो ग्राम पंचायत, वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके ऊपर ध्यान रखेगा वो है पंचायत समिति, और ओवरऑल जो सुपरविजन देगा ना वो जिला परिषद, यानी कि जिला लेवल पे इसको सुपरवाइज किया जाएगा ना। अब ये जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया आया ना, इस आइडिया में बात थी कि इसमें कहा गया कि जो भी फंक्शन, जो भी पावर और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो एफपीआर था ना, वो एफपीआर को ट्रांसलेट करने की या फिर डाउन करने के नीचे लोगों को देने की बात की गई थी। इसका आउटकम क्या हुआ? अभी जो बलवंत राय मेहता कमेटी का जो रिपोर्ट आया, तो इसका आउटकम ये हुआ कि इंडिया के एक स्टेट जिसका नाम है राजस्थान में एक जगह है नगौर, क्या नगौर, राजस्थान में एक जगह है नगौर, वहां पे हमारे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन पे 1959 में पंचायती राज के नींव रखी। कब रखी याद रखना, 1959। किस दिन? गांधी जयंती के दिन। कहाँ रखी? राजस्थान के नगौर जिले में। यानी कि अगर सवाल पूछ जाए कि इंडिया में पहली बार पंचायती राज लोकेशन किस लोकेशन पे आई थी, तो नगौर में। किस स्टेट में आई थी? तो राजस्थान में। फिर जो सेकेंड स्टेट पे हम पढ़ेंगे आगे की सेकेंड नंबर पे कौन सा स्टेट थी, वो भी हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है ना। अब जो हमने ऊपर पढ़ा ना कि 1952 में सीडीपी आया, 1953 में एनईएस, 1957 में बलवंत राय, फिर 1959 में फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ। इन क्रोनोलॉजी को आप बेसिकली रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ दे दिया। एक फैक्ट और बन सकता है कि बलवंत राय मेहता साहब को पंचायती राज का आर्किटेक्ट भी कहते हैं। राजस्थान पहला स्टेट है, आंध्र प्रदेश जो है वो अपना दूसरा स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज का स्टार्ट हुआ नाउ। उसके बाद जो नेक्स्ट कमिटी आती है वो है अशोक मेहता। एक मेहता गए और दूसरे मेहता आए, वो 1957 में थे, ये 1977 में थे, यानी कि 57 से 77 हो गया, लास्ट में दोनों में साथ साथ है, ये ध्यान रख के याद कर सकते हैं। तो बलवंत राय जी ने कहा था कि 3 टायर, पर जो अशोक मेहता जी ने कहा कि नहीं, मैं तो अशोक हूँ भाई, मैं 2 टायर रखूंगा, सिंपल रखो, काम खत्म करो। इन्होंने जो 2 टीयर बताया वो कौन था? एक था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक था मंडल लेवल पे, ठीक है। अब जब मंडल की बात करते हैं तो मंडल क्या है? तो मंडल एज ए कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है कि सम ऑफ विलेजेस है, कि ग्रुप ऑफ विलेजेस को सिग्मा सम ऑफ विलेजेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? मंडल पंचायत बन जाए, मंडल बन जाएगा। और जो पॉपुलेशन का रेंज होगा वो कितना होगा? 15,000 से 20,000 के बीच में होगा, अलग अलग बहुत सारे गांव को मिला के, ठीक है, वो मंडल हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप या फिर जब हम देखेंगे अशोक मेहता जी के बारे में, तो अशोक मेहता जी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है ना वो कोर यूनिट है, ये याद रखना कि कोर यूनिट क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ना कि ब्लॉक लेवल। मैंने यहाँ पे दे भी दिया है कि भाई ब्लॉक जो है कोर यूनिट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो कोर यूनिट है। किसके अंदर? अशोक मेहता के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने ये भी कहा कि न्याय पंचायत को भी स्टेब्लिश करना चाहिए कि जो न्याय दे सके। ग्राम कचहरी आप देखने को मिलता है आपको बिहार में, तो ये जो ग्राम कचहरी का जो ओरिजिन है आप इसको यहाँ से ट्रेस कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? अशोक मेहता के अनुसार डिस्ट्रिक्ट क्या है? कोर यूनिट है, ना कि ब्लॉक। जो अगली कमेटी आती है वो जीवी के राव कमेटी आती है। क्या आती है? जीवी के राव। ये 1985 में आती है। अब जीवीके राव कमेटी ने क्या कहा कि इसका एम्फेसिस जो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन के डिसेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा गया, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इनके बाद जो कमेटी आई विच इज कॉल्ड एलएम सिंघवी कमेटी, क्या आई? 1986 में, इनके ठीक 1 साल बाद एलएम सिंघवी कमेटी आई। अब ये जो एलएम सिंघवी कमेटी आया ना,
दिस कमिटी बिकेम द रीजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसमें हुआ क्या कि भाई सिंघवी साहब ने कहा कि पीआरआई को संविधानिक पावर दे दो यार, ग्राम सभा को और मजबूत बना देना चाहिए, और उनको और भी ज्यादा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की खुद से डिसीजन ले सकें। क्योंकि क्या था, सीडीपी और एनईएस इसलिए फेल हुआ था क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं थी। तो इनका फोकस यहाँ भी था कि अगर भाई वो फेल हो गया है तो हम क्या करते हैं कि देते हैं भाई इनको, नहीं देंगे तो फिर से फेल कर जाएंगे। एंड दिस द रिकमेंडेशन ऑफ दिस, जो एलएम सिंघवी का रिकमेंडेशन है, दिस रिकमेंडेशन बिकेम द रीजन फॉर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आप बताइए कमेंट में कि ये कौन से ईयर में आया था, ठीक है, और किस ईयर में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, ये आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या इसके अलावा भी कोई कमेटी आई थी? तो हाँ, कुछ और कमेटी थी। इसके बाद एक कमेटी आती है CH हनुमंता जी की कमेटी, जो कि 1983 में ही आ गई थी। इनका फोकस भी इसी पे था, बस रूरल डेवलपमेंट फोकस था। इसके अलावा एक पीके थुंगन कमेटी भी आई 1988 में। इनका सेम काम कि पंचायती राज को मजबूत करो वगैरह वगैरह। अगर आप देखो, अब बस आपको ईयर याद रखना है क्योंकि ईयर पूछ लेता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। 57 में कौन सा था? बलवंत जी थे। 77 में कौन थे? मेहता जी, अशोक मेहता जी थे। 85 में कौन थे? जीवी के राव थे। 86 में कौन थे? एलएम सिंघवी थे। ठीक है, ठीक है, डन। अब एक और चीज आपको याद रख सकते हैं कि अगर पूछ ले कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया। अगर आपसे पूछ दे कि टू टायर का आइडिया किसने दिया, तो सेकंड मेहता जी यानी कि अशोक मेहता जी, उन्होंने दिया। अगर आपसे पूछ दे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात किसने करवाई, तो वो एलएम सिंघवी कमेटी ने करवाई। और अगर आपसे पूछ दे कि रिप्रेजेंटेशनल की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, अलग अलग महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लेके आओ, तो वो क्या, राव साहब ने बताई। अब देखो, एक कभी कभी ना एक मैच ऑफ द फॉलोइंग में कुछ कंफ्यूजन होते हैं कि एक वीके आरबी राव भी हैं। और हमने अभी क्या पढ़ा था? वीके आरबी राव के पहले हमने कौन सा राव पढ़ा? हमने एक राव पढ़ा, उनका नाम बताओ, कमेंट में बताओ जल्दी से नाम। उनका नाम था जीवी के राव, ठीक है। अब वो जो जीवी के राव थे और वीके आरबी राव में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि दो ये अलग लोग हैं। ये जीवी के राव कौन है? तो ये जीवी के राव वो हैं जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया करते थे। ही वॉज द वन जिन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी को स्टेब्लिश करा। उसके अलावा एक और कमेटी आती है, दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो वो कमेटी जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से लेके पर एक है पीवी नरसिम्हा राव, हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है। आगे नाउ, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर है ना, उसको लोएस्ट लेवल पे लेके जाना, ठीक है। उसमें लोग, उसमें उनको ऑटोनॉमी देना, पीपल को पार्टिसिपेशन करवाना, इम्पावरमेंट करवाना और अकाउंटेबिलिटी करवाना, ये आपके मेंस के स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, ठीक है। आगे, अब ये हमने क्या देखा, ये देख लिया कैसे कैसे आया। हम आगे चलते हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको फैक्चुअल चीजें आपको याद रखनी है, वो कौन की हैं? पहला स्टेट कौन सा था? राजस्थान। दूसरा नागपुर। आर्किटेक्ट कौन थे? बलवंत राय मेहता। टू टायर किसने दिया? अशोक मेहता। सिंघवी जी ने क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। ये आपको इसमें गलती नहीं करना, कहीं आप बलवंत राय मार के आ जाओ। बलवंत राय ने दिया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, सिंघवी जी ने दिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ना, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में आप फंसोगे कि आंध्रा जो था ना, सेकंड स्टेट था, नॉट द फर्स्ट स्टेट। जो कोर यूनिट है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड नॉट द ब्लॉक। कोर यूनिट क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, ना कि ब्लॉक है, ठीक है। गांधी ने क्या दिया था? आइडिया दिया था, सिस्टम नहीं दिया था। सिस्टम तो आगे संवैधानिक रूप से बना, गांधी जी ने सिर्फ आइडिया दिया था, ठीक है, डन। आगे, अब हम इसके थोड़े और जाते हैं कि जब अमेंडमेंट आ गया ना, तो अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ वो देखेंगे। तो देखो, 1992 के पहले क्या था कि स्टेटस जो था वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, यानी कि असंवैधानिक था। और जो अलग अलग स्टेट के लॉज थे ना, उन स्टेट लॉज पे डिपेंड करता था। अब क्योंकि वो स्टेट लॉज पे है, वो एक स्टेटुअरी बॉडी है स्टेट का, तो पावर बहुत कम है, अच्छे से काम कर नहीं पा रहा। टर्निंग पॉइंट आता है 1992 में, जब ये एक्ट पास होता है, ठीक है। लेकिन एक्ट तो 1992 में पास हो गया, पर इसका इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, वह 24 अप्रैल 1993 को हुआ। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कब होता है? 24 अप्रैल 1993। देखो, यूपी वाले एग्जाम में ना ये डेट जो है ना, 24 अप्रैल 1993, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है अलग अलग एग्जाम में यूपी के। नाउ, अब जब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया ना, तो एक पार्ट 9 ऐड किया गया पंचायत का।
और एक 11th शेड्यूल ऐड किया गया, ठीक है। पार्ट 9 और 11th शेड्यूल किससे ऐड किया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। इंप्लीमेंट कब हुआ, यानी केम इनटू फोर्स कब आया? इट इज इन 1993, 24 अप्रैल को आया, ठीक है। नाउ अब जब हम पार्ट 9 की बात करते हैं तो पार्ट 9 में क्या है? पार्ट 9 में वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना जो पंचायत से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ तक है। इसमें स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, इलेक्शन, फाइनेंशियल, यानी कि हर एक एस्पेक्ट, इवन रिजर्वेशन का भी एस्पेक्ट जो है सब कवर होता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको याद कर लेना है। इसमें एक है कि 243 के कौन सा है? इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन कौन सा है 243 के में? जे ऑडिट है। फाइनेंस पैसा आई में है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। जी में क्या है? पावर एंड फंक्शन है। अगर मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो तो 243 एफ में जाना होगा। ड्यूरेशन की कितने साल तक ये चलेगा तो वो 5 साल तक इसमें 243 ई में है। रिजर्वेशन क्या है? 243 डी में है। कंपोजिशन 243 सी में है। पंचायत पंचायत बनेंगे वो 243 बी में है। एक और है जो यहाँ पे मिसिंग है विच इज 243 ओ। अब ये 243 ओ क्या है? इसमें कहा गया है कि जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी वुड नॉट इंटरफेयर इन द इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। तो आपको ये याद रख लेना है। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है बहुत फ्रिक्वेंटली। नाउ अब जब 243 बी जिसमें हमने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा है पंचायत का, तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे। विलेज लेवल पे कौन सा है? ग्राम पंचायत। इंटरमीडिएट पे कौन सा है? पंचायत समिति। देखो आप विलेज और डिस्ट्रिक्ट वाला सबको याद रहता है, आप मिस करते हो इंटरमीडिएट यानी कि पंचायत समिति वाला, तो ये आपको याद रखना है। इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग आता है ना। पर क्या कुछ एक्सेप्शन भी है क्या? तो हाँ, इंडिया से संविधान में एक्सेप्शन भरा पड़ा है, तो यहाँ भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि वह स्टेट जहां पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो ना, तो उनके पास एक एक्सेप्शन ये है कि वो चाहे तो वहां पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं हो सकता है। यानी कि वो सारे स्टेट जहाँ पे आबादी 20 लाख से कम है, दे हैव वन प्रोविजन की वो चाहे तो बस विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का रखे हिरारकी। यानी कि वो चले जाए किस पे? वो चले जाए अशोक मेहता वाले प्रोविजंस पे। इसमें इंटरमीडिएट लेवल नहीं था, 2 ही था, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे 20 लाख से कम वाले आबादी में। अब इसमें जब हम जैसे कि हमारे पास पार्लियामेंट होता है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है स्टेट लेवल पे, इसीलिए जो पंचायती राज में क्या होता है कि ग्राम सभा होता है जो चीजों को कंट्रोल करता है, जो चीजों को वेरीफाई करता है, जो चीजों को इम्प्लीमेंट करवाता है। तो ये जो ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? क्या वो इलेक्ट होते हैं? नहीं नहीं। तो ग्राम सभा के मेंबर्स वो होते हैं जो कि उस लोकेलिटी के रजिस्टर्ड वोटर हैं। यानी कि रजिस्टर्ड वोटर कहने का मतलब हुआ जिनका एज कितना हो? 18 साल हो, कितना हो? 18 ईयर्स हो। और वो क्या हो? रजिस्टर्ड भी हो, प्लस क्या हो? रजिस्टर्ड हो। ये नहीं कि 18 साल हो गया है और रजिस्टर भी नहीं है उस गांव में फिर भी देंगे, एलिजिबल है, नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल सिर्फ वही है जो रजिस्टर होते हैं। इनका रोल क्या है? तो ग्राम सभा इज शोइंग बेसिकली डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भाई पीपल वहां जाके बैठ रहा है। इनका काम क्या है? प्लान को अप्रूव करना, स्कीम्स को रिकमेंड करना कि ये काम हमारे लोकेलिटी में होना चाहिए। कि मान लो मेरे लोकेलिटी में मैं चाहता हूँ कि भाई पार्क बनना चाहिए, ठीक है। सोशल ऑडिट करना है, जैसे कि जो मनरेगा का सोशल ऑडिट होता है, एमजी नरेगा, ठीक है, डन। यानी कि ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा इज द सोल ऑफ पंचायती राज। तो आप यही बता दो कि हार्ट एंड सोल किसने कहा था? किसने कहा था? किसको कहा था? ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे अब जब हम पंचायत की बात करते हैं तो हम उनके इलेक्शंस की भी तो बात करेंगे। तो उसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है 73rd अमेंडमेंट के अनुसार। और एक बात याद रखना है, यह स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी लिंक नहीं है। देर इज नो लिंक एट ऑल। दोनों का आर्टिकल अलग है, दोनों का पार्ट अलग है, दोनों का शेड्यूल अलग है, दोनों का फंक्शन अलग है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंस द बिगिनिंग ऑफ द संविधान एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो 1992 के बाद आया, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब जब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं ना, तो 243 के में पंचायत इलेक्शन है और 243 जेड ए में किसका है? म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है। 243 के में कौन सा है? पंचायत। और 243 जेड ए में क्या है? म्यूनसिपैलिटी। जेड ए में क्या है? म्यूनसिपैलिटी है।
ये इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन को देखेंगे। अब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो अपॉइंट करता है दैट इज द गवर्नर करता है, ठीक है। अब देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन। लोकसभा असेंबली इलेक्शन का चुनाव ईसीआई करवाता है, पंचायत म्युनिसिपैलिटी का चुनाव एसईसी करवाता है, ठीक है। देखो एग्जाम में आता है ट्रैप की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायत का इलेक्शन करवाता है, गलत है, ठीक है। अब देखना है कि जो पंचायत है ना, तो आर्टिकल 243 ई में क्या 243 ई में यह बताया गया है कि जो भी बनेगा पंचायत वो 5 साल के लिए बनेगा। अगर मान लो 5 साल को पूरा करने के पहले ही डिसॉल्व हो गया ना, तो इलेक्शन 6 महीने के अंदर करवाना है। लेकिन लेकिन अगर अगर डिसॉल्व अगर जब पंचायत डिसॉल्व हुआ, तब जो टाइम पीरियड बचा हुआ था वो 6 महीने से कम था, तो उस केस में इलेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। कि 6 महीने से कम टाइम रहेगा बचा हुआ तो इलेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि अगर 6 महीने से ज्यादा पहले डिसॉल्व हो गया तब इलेक्शन होगा, लेकिन 6 महीने से कम डिसॉल्व पहले डिसॉल्व हुआ तो इलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब जो आर्टिकल 243 एफ है, क्या है 243 एफ, इसमें बताया गया है कि जो मिनिमम एज है ना वो 21 साल है। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि मिनिमम एज कितना है, 21 ईयर्स आपका होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो उसपे उसके इलेक्शन के पार्टिसिपेट करने के लिए। कंडीशन क्या है कि आप उस गांव के रजिस्टर्ड वोटर या फिर उस पंचायत के रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। एग्जाम में क्या ट्रैप देता जाता है कि 25 ईयर्स इज द मिनिमम एज फॉर पंचायत, गलत। 25 ईयर किसके लिए है आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। नाउ क्या रिजर्वेशन सिस्टम भी लागू होता है क्या पंचायत में, तो आंसर इज यस। तो जो आर्टिकल 243 डी है ना, इस 243 डी में रिजर्वेशन की बात करी गई है, किसके किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और वुमेन के लिए, वन, ठीक है। अब यहाँ पे जो वुमेन का जो रिजर्वेशन है वो कितना है, 1/3 सीट जो होंगे वुमेन के लिए रिजर्वेशन होंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना कि जो चेयर पर्सन का पोस्ट होगा वो भी वुमेन के लिए रिजर्व होगा। चेयर पर्सन का पोस्ट होगा वो भी वुमेन के लिए रिजर्व होगा, 1/3 सीट भी वुमेन के लिए रिजर्व होगा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई सोशल जस्टिस स्टिल प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री, इंक्लूसिव गवर्नेंस भी है कि जो लोग, जो महिलाओं को इन जनरल बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की इन आवर सोसाइटी उनको सबसे धरातल पर रखा जाता है, पर ये रिजर्वेशन ये कोशिश करता है कि एक इंक्लूसिव गवर्नेंस चले। ये आपका मेंस का एग्जांपल भी हो सकता है, इंक्लूसिव गवर्नेंस आप लिख सकते हो इसको। अब जो आर्टिकल 243 जी है ना पंचायत का, ये बताता है कि पंचायत के पास क्या क्या पावर है। 243 जी बता रहा है कि पंचायत के पास क्या क्या पावर है, यानी कि वो प्लान बना सकता है, वो गवर्नमेंट के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकता है यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 243 जी, ठीक है। अब एक 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया था थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब ये 11th शेड्यूल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है बीपीएससी इवन यूपीएससी इवन अदर पीसीएस, कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल में एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, रूरल हाउसिंग है, ये सारी चीजें आती है। अब देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड फंड फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, फाइनेंसेस भी कह सकते हो। ये आप मेंस के लिए आपका फ्रेमवर्क है आंसर लिखने का, कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तीनों पार्ट में बांट के लिख दो, ठीक है। अब जो आर्टिकल 243 आई है, उस आई में मेंशन है स्टेट के फाइनेंस कमीशन का। अगेन दिस स्टेट फाइनेंस कमीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंस कमीशन जो इन जनरल हम न्यूज में सुनते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट गवर्नर करता है, हर 5 साल में एक बार करता है। इसका काम क्या है, टैक्सेस को, ग्रांट्स को और फीस को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के बीच में एंड बिटवीन डिफरेंट पंचायत, ठीक है, डन। नाउ अब ये कैसे प्लान करता है, तो द प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है इसका दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 243 जेड डी। वहां पे मेंशन है एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ना, इसमें पंचायत भी होता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, साथ में साथ जो म्यूनिसिपल प्लान है दोनों, यानी कि पंचायत के प्लान को और म्युनिसिपल प्लान को, दोनों को जो होता है मिलकर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनता है। आर्टिकल 243 जेड डी की बात कर रहे हैं हम। एक चीज और है विच इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, वो किसमें है, आर्टिकल 243 जेड ई में। क्या है वो, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है। नाउ कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि जो
आर्टिकल 243 एम है कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं वहां पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहां पर ट्राइबल एरिया है, यानी कि ट्राइबल ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए और वहां के कस्टमरी लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। उसमें कौन सा है, आप याद रखोगे, एम एन एम, यानी कि मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय में इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये एग्जाम्पल किसका है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। तो आप मेंस में लिख सकते हो कि आर्टिकल 243 एम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म, क्योंकि क्योंकि पंचायत इज नॉट एप्लीकेबल इन मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। ठीक है, नाउ देयर इज अ डिफरेंस, 73rd और 74th अमेंडमेंट में एक बेसिक सा डिफरेंस है। एक 73rd रूरल के लिए है, 74th अर्बन के लिए है। 73rd इज इन पार्ट 9 एंड 74th इज इन पार्ट 9A। 12th शेड्यूल में 74th है। अब देखो, अब एक चीज आपको याद रखना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि क्या इंक्लूड है, पर हमें ये नहीं पता अभी तक कि क्या इंक्लूड नहीं है। तो जो नगर पंचायत का कॉन्सेप्ट है ना, देयर इज नो सच थिंग लाइक नगर पंचायत। इसमें 73rd में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नगर पंचायत इज मोर ऑफ लेस अ रिसेम्बलेंस दैट यू विल फाइंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 74वीं जो संविधान की अमेंडमेंट हुई थी उसमें पाओगे आप। नाउ ठीक है, डन। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपको याद रखने हैं, 243 बी स्ट्रक्चर में है, डी रिजर्वेशन की बात करता है, ई जो है ड्यूरेशन की बात करता है, एफ जो है एज की बात करता है जो कि 21 साल हो, के जो है इलेक्शन की बात करता है, इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, आई जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है, एम यानी कि 243 एम में क्या है, एक्सेप्शन है। हमने एक्सेप्शन में क्या देखा था, हमने देखा था कि एम एन एम में ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो कि एग्जाम्पल था एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म का, जो कि आपके मेंस का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, नाउ अब आगे देखते हैं। जो 243 बी जो है वो स्ट्रक्चर बता रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या था, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, गांव विलेज ग्राम पंचायत का काम जो कि गांव पे है वो क्या एग्जीक्यूटिव का है। पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे, उसका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। और जिला परिषद का मेन काम सुपरविजन का है। आपको ये टेबल तो याद ही रखनी है, इसमें कोई छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है ना, ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, तो सारे रजिस्टर्ड वोटर ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। अब फटाफट देखेंगे, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स रिपीट मिलेंगे क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन से निकाल लिया है इसको। फंक्शन क्या है, प्लान बनाना वगैरह वगैरह, हम बस वो देखेंगे। तो जो रियल पावर सेंटर है पंचायत का, वो ग्राम सभा है, ठीक है, ना कि पंचायत है। जो रियल पावर सेंटर है वो ग्राम सभा है, ना कि पंचायत है। क्यों ग्राम सभा रियल पावर सेंटर क्यों है, क्योंकि वहां पे लोग बैठते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पावर हाउस है वो, मंदिर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब जो अब जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, और जो हेड होता है वो क्या होता है, सरपंच होता है। ठीक है, सरपंच होता है। जब हम पंचायत, ये ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे कि ग्राम पंचायत के मेंबर्स जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, हेड जो होता है सरपंच होता है। फिर आता है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है। जो पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होता है ना, इसको उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। ठीक है, और इसके भी मेंबर्स जो होते हैं डायरेक्टली पीपल ही इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है जिला परिषद, यानी कि जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जब हम जिला परिषद की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा याद करने वाली बातें हैं। एक तो ये टॉप टायर है। दूसरा, जब जिला परिषद की हम बात करते हैं मेम्बरान की, कि कौन कौन से मेम्बरान हैं इसमें, तो एक तो पंचायत जो समिति यानी कि इंटरमीडिएट लेवल पे, यानी जो पंचायत समिति से थे उसके चेयरपर्सन हो गए। दूसरा, कुछ कुछ केसेस में एमपीज और एमएलए भी होते हैं। एंड थर्ड वन, एससी एसटी और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो चेयरमैन का इलेक्शन होता है किसमें, जिला परिषद में, वो क्या होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। यानी कि दिस चेयरमैन एट द जिला परिषद लेवल क्या है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। आपको ये फैक्ट याद रखनी है, ये नहीं मिस करना। पता चला आप यहाँ पे डायरेक्ट मार के आ जाओ, गलती हो जाएगा। ग्राम पंचायत का काम क्या था, एग्जीक्यूट करने का। पंचायत समिति का काम क्या था, एडमिनिस्टर करने का। और जिला परिषद का काम क्या था, सुपरवाइज करने का। मैं रटवा दूंगा, इतनी बार बोलूंगा मैं। एग्जाम्पल के लिए कि देखिए कि डेवलपमेंट में कैसे एग्जाम्पल रोल प्ले करते हैं, तो मनरेगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
कि मनरेगा जो होता है, सॉरी, मनरेगा के अंदर ग्राम सभा बोलता है कि भाई हमारे गांव में ना सफाई होनी चाहिए, तो वो रिकमेंड कर देगा ग्राम सभा। उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा सफाई को, तो वो करेगा ग्राम पंचायत। अब उसको मॉनिटर कौन करेगा, तो जिला परिषद मॉनिटर करेगा। हमने क्या देखा था कि आर्टिकल जेड टी में 243 में क्या था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी थी। इसका इसका पर्पस क्या था कि पंचायत के प्लान को और म्युनिसिपल के प्लान को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। अब जब हम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करते हैं ना, तो इसमें 20 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और 5 जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, यानी कि इसमें मेनली ब्यूरोक्रेट्स होंगे। पर्पस क्या है, इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, की भाई पंचायत और म्युनिसिपल प्लानिंग को साथ में करेंगे तो ज्यादा बढ़िया से प्लान होगा। अब देखो कि एक पंचायत के अंदर कितना कितना एरिया आएगा, वो डिटरमाइन करेगा स्टेट गवर्नमेंट। रिमेंबर दैट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं करेगा। कौन सा करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ना ही गवर्नर करेगा, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है। अब इसका जो बेसिस होता है वो ऑब्वियसली आबादी होता है। अब देखो कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल कहाँ कहाँ होता है, तो लेजिस्लेटिव फंक्शन पे, फाइनेंशियल फंक्शन पे, पर्सनल फंक्शन पे। कहाँ नहीं होता है, तो सिटीजन्स को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि पूर्ण रूपेण आजादी है, याद रखना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आजादी पूर्ण रूपेण मिली है। इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। फीचर्स क्या है कि जो मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है ना वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। और जो चेयर पर्सन का इलेक्शन होता है ऑफन, प्रायः जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। प्रायः, हमेशा नहीं। चेयरमैन का इलेक्शन प्रायः, नॉट ऑलवेज, वो इनडायरेक्ट होता है, पर मेंबर्स का हमेशा डायरेक्ट होता है। ठीक है। अब कुछ अलग अलग नाम है, जैसे यूपी में इसको कहते हैं क्षेत्र पंचायत, एमपी में कहते हैं इसको जनपद, गुजरात में कहते हैं तालुका पंचायत, वेस्ट बंगाल में कहते हैं अंचलिक। ये नाम याद रखना है, मैं ज्यादा फॉलोइंग में आ सकता है। अंचलिक किसमें कहते हैं, वेस्ट बंगाल में कहते हैं। जनपद एमपी में कहते हैं, तालुका गुजरात में कहते हैं, क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहां पे पंचायती राज नहीं है। तो रिमेंबर हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडी 243 एम में क्या था, एक्सेप्शन था। हमने क्या पढ़ा था, एमएनएम पढ़ा था। तो वो जो एमएनएम यानी कि मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कारण क्या था, ट्राइबल ऑटोनॉमी के कारण वहां पे नहीं होता। ठीक है, डन। अब ये जो हमने देखा ना पंचायती राज वगैरह, इसका काम क्या है, क्या, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करना, इंक्लूसिव प्लानिंग करना और लोकल प्लानिंग करना। ठीक है। यानी कि अगर हमको याद रखना हो सिंपल एक ट्रिक से, तो ग्राम पंचायत जो है वो एग्जीक्यूट करता है, समिति कोऑर्डिनेट करता है और जिला सुपरवाइज करता है। ग्राम एग्जीक्यूट, समिति कोऑर्डिनेट्स एंड जिला सुपरवाइजेस। ये आपके मेंस का कॉन्क्लूजन भी है, बन सकता है बहुत इजीली। ठीक है, डन। 243 के में क्या था, पंचायत के इलेक्शन। 243 जेड ए में क्या था, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन। कोर आइडिया क्या था कि जो लोकल बॉडी का इलेक्शन क्या है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। लोकल बॉडी का इलेक्शन क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। जेड ए में क्या था, म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन। के में क्या था, पंचायत के इलेक्शंस। ठीक है, डन। हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हम डिफरेंस ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसको। ठीक है। इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है कि कुछ कुछ जो मेन ऑफिशियल जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और क्या होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। मेंबर्स का इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट, हमने याद कर लिया है। आपको जो याद रखना है कि जो चेयर पर्सन होते हैं ना, ऑफन प्राय वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। इलेक्टोरल रोल बनाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, डन। आगे देखिए, मान लीजिए कि कुछ कि मान लो कि इलेक्शन के पहले ही कैंडिडेट जो है वो मर जाता है, तब क्या होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मान लो कि सिर्फ एक एक ही कैंडिडेट बचा बाकी कैंडिडेट के मरने पे, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्शन पॉल जो होगा पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन मान लो कि एक से ज्यादा कैंडिडेट बचे रहते हैं, यानी कि अगर एक ही कैंडिडेट बचा है इंड में, तो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि भाई कंपटीशन ही नहीं है। पर मान लो एक से अधिक कैंडिडेट बचे हैं तो इलेक्शन कंटिन्यू करेगा, कि क्योंकि दो लोग तो है ना भाई मिनिमम, मान लो कि मिनिमम दो लोग हैं, दो लोग हैं तो इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लो एक ही लोग हैं तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। एमएलए के चुनाव में क्या होता है कि अगर सिंगल आदमी बचा हुआ है तो उसको विनर घोषित कर देते हैं।
पर पंचायत के केस में ऐसा नहीं है। अगर सिंगल आदमी बचा है तो इलेक्शन पोस्टपोन कर जाएगा, और अगर एक से अधिक बचे हैं तब इलेक्शन कंटिन्यू करेगा। आर्टिकल 243 ई कहता है कि इनका जो टेनियर होगा वो 5 साल का होगा। ठीक है, हमने देख ही लिया था कि री इलेक्शन का सिचुएशन कब था और कब नहीं था, ये भी देख लिया था। जो मिनिमम एज था 21 साल होना चाहिए आपको, और आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। डन। अब देखिए, जैसे कि कुछ लीगल फ्रेमवर्क हैं, स्टेट के एक्ट हैं, जैसे कि जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ का एक छत्तीसगढ़ पंचायत एक्ट है वो। अब देखो स्टेट वाइज वेरी करता है, तो आपको स्टेट वाइज चीजें याद करने की जरूरत है नहीं। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको छोड़ सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, इसको भी छोड़ दो क्योंकि ये भी स्टेट वाला है, एमपी वाला है, छोड़ दो इसको, कोई काम का नहीं है हमारे। अब एक सवाल जो आप फंस सकते हो कि इज अ स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? द आंसर इज नो। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, हमने ये सब देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म हो जा रहा है।